नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रमाणिक पुस्तकों के माध्यम से करते हैं। तैयारी तो अन्य चैनल्स पे भी करवाई जा रही है, लेकिन प्रमाणिक पुस्तकों को उनके मूल स्वरूप में मैं आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत करती हूँ, आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुए, जहाँ से आपके प्रश्न पत्र बनते हैं। वर्तमान में पहले रटे रटाए जैसे पुराने प्रश्न पत्र केवल कर लिए, वहाँ से बहुत ज़्यादा रिपीट होते थे, लेकिन अब नए नए प्रश्न खोजे जा रहे हैं, क्योंकि YouTube चैनल्स जो परीक्षा पेपर बना रहा है वो भी जानता है कि YouTube चैनल सब कुछ पढ़ा रहे हैं और बहुत इजीली अब इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। तो उन्हीं नए तथ्यों और महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए हमें मूल पुस्तकें पढ़नी है, और इसी के अंतर्गत रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की यह पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत नाटक, निबंध, गद्य, कहानी, उपन्यास, गद्य विधाओं को पढ़ने के बाद जीवनी गद्य विधा के बारे में कल जानकारी प्राप्त करी, जिसके अंतर्गत कई सारी जीवनियाँ थी। उसमें से मैंने आपको बताया था कि बनारसी दास चतुर्वेदी की ये जो कवि रत्न सत्यनारायण जी की जीवनी, ये याद रखनी है। निराला द्वारा प्रस्तुत कुल्ली भाट 1939, ये इंपॉर्टेंट जीवनी है प्रारंभिक जीवनी साहित्य में, ये याद रखनी है। आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वो रहेगा आत्मकथा। ठीक है, अब रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या लिख रहे हैं कि जीवनी की तुलना में हिंदी में आत्मकथा कम लिखी गई हैं। आत्मकथा लेखन में विनम्रता का गुण उतना अपेक्षित नहीं जितना सामान्यतः समझा जाता है, जितना निर्व्यक्तिकता का। इस निर्व्यक्तिकता वृत्ति के कारण आत्मकथा निश्चय ही आधुनिक और अपेक्षा कठिन कला है। कैसे? क्योंकि जीवनी तो दूसरा व्यक्ति लिखता है। जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? दोनों का जो वर्ण विषय है, विषय सामग्री एक ही है। कैसे? कि किसी के भी जीवन चरित्र को, जीवन वृत्त को, संपूर्ण जीवन को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो जीवनी या आत्मकथा होती है। लेकिन दोनों में फिर अंतर क्या है? जीवनी जो कोई दूसरा हमारे बारे में लिखे वो क्या है? जीवनी। लेकिन आत्मकथा क्या है? जो हम खुद अपने बारे में लिखें। जैसे कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के चारों भाग बहुत फेमस हैं, है ना? तो और इसके अलावा आवारा मसीहा जीवनी के रूप में काफ़ी फेमस है। तो अब अंतर समझ में आ गया आपको। अब ये देखिए कि आत्म जीवनी तो सरल है, क्योंकि आप अपने प्रश्न, जैसे मान लीजिए मेरी जीवनी लिखी जा रही है तो आपने मुझसे पूछा तो मैं अपने अच्छी अच्छी बातें आपको बता दूंगी। पूरा एक जीवन चरित्र आपके समक्ष, थोड़ा जिसमें प्रेरणा हो, थोड़ा अच्छी अच्छी बातों से आपने लिख दिया। लेकिन जब आत्मकथा लिखी जाती है तो उसमें सच लिखना पड़ता है। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो इसलिए फेमस है क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने जीवन के उन प्रसंगों को भी उसमें लिख दिया जिसे वो आसानी से छिपा सकते थे, लेकिन नहीं छिपाया और लिख दिया। उसी को बाद में लोग हो हल्ला करके गलत तरीके से प्रचारित करते रहते, जैसे सत्य की मेरे अनुभव या जो कुछ भी है। तो इसलिए आत्मकथा लिखना कठिन है, क्योंकि आत्मकथा सच्ची वही मानी जाएगी जिसमें सब कुछ लिखे और हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग रहते हैं जिन्हें वो समाज से छुपा के रखता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये जो निर्व्यक्तिकता की वो है कि आप ये ना सोचें कि क्या व्यक्तिगत है और क्या, फिर तो वो सामाजिक वस्तु हो गई ना, वस्तु जब आप किताब के रूप में प्रकाशित होगी। तो इसीलिए अपेक्षाकृत कठिन कला है। आगे बढ़ते हैं। पद्य माध्यम में लिखी मध्यकाल की आत्मकथा अवश्य मिलती है। कौन सी है? पद्य माध्यम में। इसकी विशेषता ये मैंने पहले भी लिखवाया, आपको इसको लिख लीजिएगा, काफ़ी फेमस है। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? बनारसी दास जैन की अर्धकथा 1641, जिसे हिंदी की पहली आत्मकथा कहा जाता है। ये बनारसी दास चतुर्वेदी हैं जिन्होंने जीवनी लिखी है सत्यनारायण जी की, और ये बनारसी दास जैन हैं जिन्होंने अर्धकथा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। कब लिखी है? 1641 में, और इसे हिंदी की पहली आत्मकथा कहते हैं। लेखक ने आरंभ में स्पष्ट किया है, क्या किया है? मध्य देश की बोली बोल गर्वित कथा कहो ही खोल, अपना ही अपना हृदय खोलकर मध्य देश की भाषा बोली में अपनी कथा को लिख देंगे, लिख रहे हैं।
अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप ही लेखक ने जीवन के सामान्यतः छिपाए जाने वाले प्रसंगों को भी खोलकर बताया है। व्याख्या मैं आपको समझा चुकी हूँ भूमिका में, मैं सब आपको डिटेल में समझा दिया कि क्यों कठिन है और क्यों फेमस होती है, क्योंकि छिपाए जाने वाले प्रसंगों को भी खोलकर बताया है। बनारसी दास की परंपरा फिर आगे नहीं चली और आत्मकथा का व्यवस्थित आरंभ अन्य गद्य रूपों की भांति आधुनिक काल में भारतेंदु युग से ही हुआ। भारतेंदु ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से आत्मकथा का अंश लिखा, जो कुछ कल्पना का पुट भी लिए है। तो इनकी पूछ ले तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती इनकी आत्मकथा है, लेकिन इसमें कल्पना भी है, तो सच्ची आत्मकथा तो नहीं हो सकती। फिर सुधाकर द्विवेदी की राम कहानी को लेकर भारतेंदु मंडल के लेखकों में कुछ चर्चा रही थी। इस मंडल के एक अन्य सदस्य अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित निज वृतांत 1901 व्यवस्थित ढंग की आरंभिक आत्मकथाओं में से है। जैसा नाम से स्पष्ट है, कथा कम वृतांत अधिक है, क्योंकि ये क्या है, अंबिका दत्त व्यास का निज वृतांत है। आर्य समाज और अन्य आध्यात्मिक प्रभावों के अंतर्गत भी कुछ आत्मचरित्र लिखे गए, जिनमें लेखक ने निजी चारित्रिक विकास और अध्यात्मोन्मुखता का विश्लेषण किया। ये आत्मकथाएं कुछ वैसे ही सो उद्देश्य हैं जैसे महापुरुषों की जीवनियां। मूल दृष्टि दोनों जगह सुधारवाद से प्रेरित है। ऐसी रचनाओं में आत्मकथा लेखक स्वयं बहुत अधिक है। वह निर्व्यक्तिकता जो आधुनिक काल के अधिकाधिक सचेतन होते लेखक ने विकसित किए, इन रचनाकारों के लिए सुलभ नहीं थी। क्या कहना चाह रहे हैं, वही बात कि अपने अच्छे अच्छे प्रसंग लिख दिए जो प्रेरणादायक हों। इसको यहाँ पर क्या शब्द, जैसा मैंने कहा ना प्रेरणादायक, इन्होंने क्या लिखा है, सुधारवाद, बस वही प्रसंग लिखे गए, लेकिन सच्ची आत्मकथा तो नहीं हो सकती, है ना। भारतेंदु युग, क्योंकि आत्मकथा की तो विशेषता ही है, सच लिखो, जो जीवन में घटित हुआ है वो लिखो, ना कि वो जो युवा पीढ़ी को, अगर युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए लिख रहे हैं तो फिर जीवनी लिखिए, कुछ और लिखिए, रेखा चित्र लिखिए, संस्मरण लिखिए अपने जीवन के। लेकिन जब आत्मकथा लिख रहे हो तो सब कुछ वो भी लिखना पड़ेगा जो आप छुपाए बैठे थे। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग वाद के उल्लेखनीय आत्मचरितों में है स्वामी दयानंद कृत आत्मचरित, सत्यानंद अग्निहोत्री द्वारा लिखित मुझ में देव जीवन का विकास, भाई परमानंद द्वारा लिखित आप बीती, स्वामी श्रद्धानंद लिखित कल्याण मार्ग का पथिक, रामविलास शुक्ल की लिखित मैं क्रांतिकारी कैसे बना, भवानी दयाल सन्यासी द्वारा लिखित प्रवासी की आत्मकथा और इंद्र विद्या वाचस्पतिकृत जीवन की झांकियां। ये आत्मचरित या वृत्तांत है, पूर्णतः आत्मकथा तो इसे नहीं कह पाएंगे, लेकिन एक ये वाली जो है ना प्रवासी की आत्मकथा, ये पूछी हुई है, तो इसको थोड़ा सा, इस वाले पैराग्राफ को वैसे आप ध्यान से 2 बार सुन लीजिएगा, ये 2 चार्ट जो है, बाकी आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, मैंने यही बुक को रोका हुआ है, थोड़ा सा पॉज करें वीडियो को, ध्यान से इसको एक बार और पढ़ लें। प्रारंभिक आत्मकथाएं पूछी जा सकती हैं। आत्मकथा साहित्य के, देखिए जब भी क्या होता है, आप नोट्स पढ़ेंगे या आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पढ़ रहे हैं या कोई और बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट जो फेमस आत्मकथा है उनके बारे में बता दिया जाता है। ये बुक इसलिए आपको पढ़नी है कि एक क्रमबद्ध रूप से प्रत्येक गद्य विधा को आप समझते हुए पढ़ें। जैसे आज आपने यहाँ पे आत्मकथा पढ़ ली, अब आत्मकथा के प्रैक्टिस सेट आप लगा डालो, बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे, है ना। अभी उपन्यास वाले प्रैक्टिस सेट्स चैनल पे उपलब्ध हैं, और कई बार ऐसा होता है मैं बहुत कुछ आपके लिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ, लेकिन समय का अभाव होने से या थोड़ा सा थकान होने से ना रात तो नहीं कर पाती, फिर भी प्रयास करूँगी मैं। और कई सारे वीडियोस भी मैं सोचती हूँ बनाऊँ, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करें। कुछ बहुत सी जानकारियाँ ऐसी होती हैं जिसे मैं साझा करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाती, और कई दिन तो वीडियो भी नहीं डाल पाती। इसके लिए मैं नए जो परीक्षार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्लेलिस्ट में मैं इतना आपको करवा चुकी हूँ ना कि अगर मैं बहुत दिन वीडियो नहीं डालूँ तो भी आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। तो कृपया करके, चाहे नए परीक्षार्थी हैं या पुराने हैं, 80% स्टूडेंट इस बार मेरे चैनल पे अभी नया है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे लेकिन वीडियोस देख रहे हैं, प्लेलिस्ट देख रहे हैं। मुझे खुशी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, न करें ये आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, अच्छा लगे करो, ना अच्छा लगे ना करो, लेकिन बार बार आग्रह यह है कि चैनल पे आए हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर
चेक करें। इतनी मेहनत से सारी रचनाओं को प्लेलिस्ट के रूप में आपके लिए सेट करना, कौन से सिलेबस में कौन सी रचना, बहुत मेहनत लगती है। पूरी किताब को पढ़ाने में भी मेहनत लगती है। अगर आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख लेते हैं ना, एक छोटा सा कमेंट कर देते हैं, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है अगली बुक खरीदने के लिए, अगली बुक आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो कृपया करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। किसी भी राज्य से आप तैयारी कर रहे हो, प्लेलिस्ट आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो प्लेलिस्ट चेक करें, और समय हो तो कमेंट कर दें, समय ना हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी राय ज़रूर बताएं। समय आपका व्यर्थ कर दिया, अब जल्दी से पढ़ते हैं। आत्मकथा साहित्य के प्रसंग में हंस पत्रिका का आत्मकथांक 1932 अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। ध्यान दीजिएगा, हंस पत्रिका का 1932, इसके प्रेमचंद, इसके हंस पत्रिका किसकी है? प्रेमचंद की। अच्छा दिया है, आगे बढ़ते। प्रेमचंद द्वारा संयोजित और संपादित इस विशेषांक में हिंदी के विभिन्न प्रसिद्ध लेखकों ने आत्मकथा परक प्रसंग लिखे थे। यद्यपि उस समय के उभरते नए समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी ने इस आयोजन का विरोध यह मानकर किया था कि इससे हिंदी साहित्य में पहले से ही प्रबल आत्मविज्ञापन भाव प्रबलतर होगा। जयशंकर प्रसाद ने बहुत कुछ इसी तरह की आशंका, यद्यपि बड़े कोमल रूप में, उस कविता में व्यक्त की थी जिसे उन्होंने आत्मकथा के नाम पर इस विशेषांक में प्रकाशित करवाया था। इस कविता के अंतिम चरण की 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं। बाद में लहर में ये संकलित हुई। छोटे सी जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। नेट एग्जाम में यहां से प्रश्न बना था। नेट एग्जाम में ये पूछा हुआ। अब कौन से नेट में, 18 वाले में पूछा या 22 वाले में, मुझे याद नहीं। 18 वाले में तो डेफिनेटली नहीं पूछा गया। लेटेस्ट किसी पेपर में पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा राइटर था जिसने अपनी आत्मकथा लिखने से मना किया। तो ये प्रसाद जी थे। इनका तरीका देखिए, कितने प्यार से मना कर रहे हैं, कविता की 2 पंक्तियां लिखकर। उक्त विशेषांक के प्रकाशन के उपरांत यह विवाद चला कि आत्मकथा लिखने की पात्रता किस प्रकार निर्धारित हो। बनारसी दास चतुर्वेदी ने जागरण में यह प्रश्न उठाया था कि आत्मकथा किसे लिखनी चाहिए। बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकथा 1941 हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कही जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आत्मकथा से प्रश्न बनेगा तो 90% संभावना है कि आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी की पहली प्रसिद्ध वास्तविक आत्मकथा किसे कह सकते हैं। तो बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकथा 1941। बाबू साहब की आत्मकथा हिंदी भाषा और साहित्य के पूरे युग को प्रतिफलित करती है और प्राक्रांतर से नागरी प्रचारिणी सभा काशी का इतिहास बताती चलती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा 1947 स्वतंत्रता संग्राम के चरम बिंदु पर लिखी गई थी तथा अपनी शैली की सरलता और सादगी के लिए विख्यात है। नाम नहीं दिया उन्होंने, सन याद रखिएगा 1947। गुलाब राय लिखित मेरी असफलताएं 1941 हल्के व्यंग की शैली में लिखी रोचक कृति है। नोट डाउन करते जाइएगा, गुलाब राय की मेरी असफलताएं। आत्मालोचन और विनोद वृत्ति की सफल सामंजस्य इस रचना में हुआ है। क्या हुआ? विनोद वृत्ति कौन सी में? गुलाब राय की मेरी असफलता में। और विनोद वृत्ति और आत्मालोचन का राहुल संस्कृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा, ये 1946 में लिखी गई है। आ गई ना आपकी सारा परीक्षा उपयोगी मैटर, ये टीजीटी पीजीटी में बहुत काम आएगा। और सेठ गोविंद दास की आत्मनिरीक्षण 1948 पूरी तैयारी के साथ विस्तार में लिखी गई आत्मकथाएं। इस युग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पत्रकारों और हिंदी साधकों की आत्मकथाओं का भी प्रकाशन हुआ, जिसमें उल्लेखनीय है मेरा जीवन प्रवाह, योगी हरि, साधना के पथ पर हरिभाव उपाध्याय और पत्रकार की आत्मा मूलचंद्र अग्रवाल। अब इसमें और भी जो जुड़ी होंगी नोट्स वगैरह मैं करवा दूंगी, कुछ मैं हाईलाइट करवा रही हूँ, इनको ध्यान से देखिएगा। राहुल सांस्कृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा ये भी पूछी जाती है, और ये जो है ना वियोगी हरि की कौन सी मेरा जीवन प्रवाह, ये भी पूछी जाती है। तो ये आपका आत्मकथा वाला टॉपिक आज की कक्षा में कंप्लीट कर लिया। कल हम संस्मरण पढ़ेंगे, हेडिंग है संस्मरण, तो इसको कल नई कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद ध्यानपूर्वक इतनी देर सुनने के लिए।